अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम आज ज़रा ज़्यादा ठंडा है, लेकिन जो सियासी दर्जे हरारत है वो अपने अरूज पर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जो एक सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ़ ज़राए से और ये जो जिसको कहते हैं कि वो लिफाफा सहाफ़ी डीप पॉकेट्स, तो इन्होंने एक नैरेटिव फैलाया हुआ है कि बस हुकूमत अब गई कि अब गई। तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर और बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी ना अमल हो रहा है ना काम हो रहा है। और मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा था कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मैं एक ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म देख रहा हूँ तो वो इमरान ख़ान को देख रहा हूँ, तो ये एक हकीकत है। दूसरी बात ये है कि काफ लीग के अंदर काफ़ी समझदार लोग मौजूद हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी बरादरान जिनको कहते हैं, उन्होंने जिस तरह एक बात फैलाई कि जनाब शायद वो हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर इसकी मुखालफत हो गई है। पहले ही ये पार्टी क्या रह गई है, क्योंकि इसको शहबाज शरीफ ने तोड़ दिया था। यानी कि आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब के दौर में इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर जो थी काफ लीग की 88 सीटें थी सूबाई असम्बली में। जो 88 सीटें जो थी वो रातों रात तब्दील होकर नून लीग बन गई थी और शहबाज शरीफ जो था वो वज़ीर आला बन गया था। तो उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर ये जो मरियम औरंगज़ेब जो ज़्यादा बोलती है ना, इसकी माँ भी शामिल थी। तो ये जो काफ लीग के अंदर जो एक समझदार तबका था, उन्होंने चौधरी बरादरान को शटअप कॉल दी है और शटअप कॉल के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत की तो आपके और हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे और हम बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ऐलान कर देंगे। और गालिबन ये सियालकोट का जो हल्के हैं जिसके अंदर काफ लीग का एक मजबूत बैंक है, वोट बैंक है, और अटक के इलाके के अंदर, तो ये लोग काफ़ी सरगर्म अमल हैं कि वो चौधरी बरादरान को इस चीज़ से बाज रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ MQM की बात करेंगे तो MQM के लोग जो हैं, अब उनको एक नई वो शुरू हुई है कि जनाब हमारे दफातर खोल दें। और बाकायदा ये जो सदीकी साहब हैं इनके राब्ते निकल आए कि ये जनाब अल्ताफ़ हुसैन से राब्ते में है, गद्दार वतन है और डिक्लेयर्ड गद्दार वतन है, और जिसे कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर इतने अरसे से रह रहा है। अब तो खैर उसकी नेशनलिटी भी पाकिस्तान की नहीं रही होगी। तो खालिद महमूद सदीकी साहब को भी होश के नाखून लेने चाहिए। वैसे तो वो इस पोजीशन में नहीं है, अब वो MQM नहीं है कि जो धौंस धमकी और बदमाशी करती थी। इनकी तो वो तड़ी ख़त्म हो चुकी है। ये खुद ही बंटवारे के उसके अंदर बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि हिस्सों में बढ़ चुके हैं, हिस्से नहीं हिस्सों में। तो देखें कि क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था वो कतई गलत है। और ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ना सिर्फ जो नज़र आ रहा है, जो आवाम के उसके अंदर नज़र आ रहा है, और जो मतलब साजिशें तो होती हैं। देखिए वीवर्स, साजिशें तो टीपू सुल्तान जैसे सुल्तान के ख़िलाफ़ भी हुई, रज़िया सुल्ताने के ख़िलाफ़ भी हुई, बहादुर शाह ज़फ़र के ख़िलाफ़ भी हुई, शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ भी हुई। तो साजिशें तो मुसलमानों के अंदर रची बसी हुई हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी इस्लामी तहरीकें हैं और इस्लामी जमातें हैं, यानी कि जो अपने आप को इस्लाम का लबादा जिन्होंने ओढ़ा हुआ है, ये जितना नुकसान इस मुल्क और कौम को पहुँचाते हैं इतना कोई भी नहीं पहुँचाता। यानी कि आप मौलाना फजलुर रहमान का अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स जिसने ड्रोन हमलों की जब अमेरिका को इजाज़त दी थी तो इसके सिग्नेचर उस पर मौजूद है, और अब ये किस मुंह से बातें करता है। और आवाम के अंदर जब ये जाते हैं, जब ये तकरीर करते हैं, जो इनके सामने जो लोग खड़े होते हैं वो इन्हीं के लोग होते हैं जो इनके मंजूर नज़र लोग हैं, ताकि कोई इन पर पथराव ना कर सके। तो उनके अंदर ये बातें ऐसे फैलाते हैं कि जनाब इनके अलावा तो कोई मुहिब वतन है ही नहीं। लेकिन जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने नुकसान पहुँचाया है, जरदारी ने, नवाज़ शरीफ ने, और ये फजलुर रहमान ने, ये जितने भी हैं, इन्होंने जितना नुकसान पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से, इकॉनमी लिहाज से, इकनॉमिक्स के लिहाज से और हर लिहाज से जो पहुँचाया है,
وہ صرف غور طلب ہے. میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا، اب اتنی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جناب وہ جو 50 یا 55 روپے کلو چینی ملتی رہی ہے، وہ 30-40 روپے ہمارے کھاتے میں لکھتے رہے. IMF کے اندر وہ کھاتہ کھلا ہوا تھا. اب آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ بات جو ہے ٹی وی کے اوپر بھی آ چکی، سرکاری ٹی وی پہ بھی آ چکی اور غیر سرکاری ٹی ویوں پہ بھی آ چکی، میڈیا پہ بھی آ چکی. رتو ڈیرو، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے گا لاڑکانہ، اس میں نوڈیرو جو ایک علاقہ ہے، اس کے اندر سے چینی کے پہاڑ برآمد ہوئے ہیں جو زرداری کے شوگر ملوں سے بنے، اور ادھر چینی انہوں نے چھپائی. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر جو شریف برادران کی شوگر ملوں کے جو جسے کہتے ہیں کہ ذخیرے ملیں، وہ ایک اندازے سے باہر ہیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنے محب وطن ہیں تو یہ اپنی ملوں کی چینی 50 روپے یا 55 روپے یا 60 روپے کیوں نہیں بیچتے؟ اپنے ملوں کے سامنے اسٹال لگائیں، نہ لگائیں اپنے ملوں کے سامنے، ٹرکوں کے اوپر لا کے چینی جو ہے کسی بھی شہر کے اندر کسی بھی بازاروں میں کھڑے ہو جائیں اور اس پہ بڑا بڑا لکھا ہو نواز شریف عوام کی خدمت کے لیے حاضر، اور نواز شریف کے شوگر مل کی چینی 60 روپے کلو دستیاب ہے، یا زرداری کے شوگر مل کی چینی 60 روپے کلو دستیاب. لیکن یہ اس قسم کی کوئی حرکت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے تو عوام کو صرف لوٹا اور کھایا ہے. دیکھیں ویورز، یہاں پہ پھر ایک بات بتاؤں کہ موجودہ وزیر اعظم جو ہے عمران خان، اس کی نہ باہر غیر ملک کے اندر کوئی جائیداد ہے نہ کچھ ہے، یہ ایک ڈیم بنوا رہا ہے. اس ڈیم، اگر وہ ڈیم نہ بنتا نا تو بہت اچھے طریقہ تھا کہ اس ڈیم کے پیسوں کو ادھر ہی سبسڈی دے کے عوام میں کھلا پلا دیا جاتا. لیکن دیکھیں، ہم نے اپنی قوم کا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. انفرادی سوچ ہماری اب ختم ہونی چاہیے. جب ہم اپنے ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے، جب ہم اس کے اندر ڈیمز بنائیں گے، اس سے ڈیم سے سستی بجلی ملے گی. ابھی تو ہم بہت مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ریجن تو کیا، میرا خیال ہے کہ شاید ورلڈ کی ہم سب سے مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بجلی اسی صورت میں سستی ہوگی، یا اس صورت میں سستی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی زمین پھٹے اور اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے. تو ایسے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کا نہیں سوچ رہی ہوتی. علامہ اقبال کا شعر ہے یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو سستی بجلی کا اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیم بنے، پاکستان کے اندر ترقی ہو، پاکستان کی زراعت پھلے پھولے. زراعت کا جہاں تک ذکر میں آپ کو کروں تو میں نے اپنی ایک کافی پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے سفید سونے کو ختم کیا گیا. سفید سونا کپاس. پاکستان کسی وقت میں دنیا کا سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا ملک تھا، لیکن اس علاقوں کے اندر جا کے انہوں نے شریف برادران نے شوگر ملیں بنائیں، اور شوگر ملیں بنانے کے بعد وہاں کے جو کاشتکار تھا اس نے کپاس کے بجائے گنا بونا شروع کر دیا، اور گنے سے ان کی شوگر ملیں تو چل پڑیں. لیکن پاکستان کے اندر جو دھاگا جو تھا، جو 4 اور 8 آنے کی نلکی ملتی تھی، وہ 10 روپے پہ پہنچ گئی. وہ اسی طرح پہنچی کیونکہ پاکستان کے اندر اب کپاس بہت کم پیدا ہوتی ہے اور ہمیں کپاس درآمد کرنی پڑتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ انڈیا جیسے ملک کو ہم فائدہ پہنچا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہماری زراعت ترقی کرے گی نا، کیونکہ 22 کروڑ عوام ہے، 22 بھی نہیں ہے، تقریباً 23 کروڑ ہوگی، اور اس سے بھی شاید زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم تو کام ہی ایک ہی کرتے ہیں. صرف ہم نے پیداوار بڑھائی ہے تو وہ بچوں میں ہی بڑھائی ہے اور کسی چیز میں نہیں بڑھائی. تو بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے رقبے کو دیکھیں اور اس آبادی کو دیکھیں. لیکن چلیں، یہ آبادی کو ہم ادھر بحث نہیں کرتے آبادی کے اوپر، لیکن اس آبادی کو کھانا تو کھلانا ہے. اس آبادی کو ٹماٹر بھی چاہیے جو کبھی 120 روپے کلو ہوتا ہے، کبھی 20 روپے کلو ہوتا ہے، کبھی جب 200 چلتا ہے. تو عوام میں تو مہنگی ہی 3 چیزیں ہیں. عوام کو تو 3 چیزیں سستی چاہیے: چینی، آٹا، گھی اور ٹماٹر. اس کے علاوہ تو کسی چیز کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. تو ہر چیز جو ہے، غذائی اجناس جو ہے، وہ پاکستان اگر خود کفیل اس کے اندر ہو جائے تو بہت بڑا غیر ملکی جو ہمارا پیسہ جو ہوتا ہے غیر ملکی سرمایہ داروں کے پاس چلا جاتا ہے، جو ہمیں سبزیاں برآمد، مثلا انڈیا سے پیاز اور ٹماٹر انڈیا سے بعض دفعہ منگانا پڑتا ہے، ایران سے منگانا پڑتا ہے، افغانستان سے پھل فروٹ آتا ہے، اس لیے کہ پاکستان ابھی تک غذائی اجناس کے اندر ہی خود کفیل نہیں ہے. تو اب ہمیں ان چیزوں کی طرف ترقی دینی چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں ترقی دینی چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں کم از کم، چلو ہم تیل میں تو خود کفیل نہیں ہو سکتے، ہمارے ملک پہ اتنا زیادہ کروڈ آئل پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں تو پیدا ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اس طرف اب دھیان دینا چاہیے، ہمارے کاشتکاروں کو بھی اور ہماری حکومتوں کو بھی. اور اس کے لیے حکومت کا
मजबूत होना और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग 35-35 साल हुकूमत करते रहे, वो अब कहते हैं कि हमें अगला मौका मिला तो हम तकदीर बदल देंगे। तो 35 साल में अपनी तकदीर क्यों नहीं बदली? 35 साल में आपने तकदीर सिर्फ अपनी औलादों की बदली कि जो पैदाइशी तौर पे अरबपति और खरबपति, जिनकी शादियों के ऊपर 2.5 लाख रुपए का जिसे कहते हैं कि एक एक डिश बनती है, एक एक डिश। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क को किस तरीके से लूटा और खसोटा गया। यानी कि मैं अक्सर जिक्र करता हूँ अपने यारों दोस्तों में कि ये वो दुल्हन है कि जिसके ऊपर जेवरात भी अपने नहीं है, जिसने जो जो दुल्हन ने जेवर पहने होते हैं वो भी इसके अपने नहीं है। तो बात यहाँ पे इसी तरीके से करते हैं। और मज़े की बात ये देखें कि हमारी अदलिया वो अदलिया है कि जो इन चोर डकैत डाकुओं को, लुटेरों को, मुस्टंडों को बेल देती है, जमानतें देती है, स्टे आर्डर देती है। यानी कि चीनी के ऊपर देखें, जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो स्टे लेके बैठ गए। कीमतों की बात हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। नवाज शरीफ ने अरबों खरबों रुपए का गबन किया, उसको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जमानत दे दी बाहर ने। मरियम नवाज को जनाब बाप की तीमारदारी के लिए ज़मानत दी हुई है, औरत होने का इनिशिएटिव दिया जा रहा है। ये कौन सी तीमारदारी कर रही है? ये मोअज़्ज़िज़ अदलिया का काम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इमरान खान को बुलाया गया और उससे एपीएस के बारे में पूछा गया तो उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट का काम है बुलाए कि जिन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन लाहौर के अंदर प्रेग्नेंट औरतों के मुंहों पे गोलियां मारी, जिनकी बच्चियां आज भी इंसाफ के लिए दर बदर फिर रही हैं। उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट को बुलाना चाहिए कि जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, बल्कि अरबों डॉलर का गबन करके पाकिस्तान से जेली मरीज बन के भागे हुए, जिन्होंने एक दिन भी बाहर जाके इलाज नहीं कराया। तो बात यह है, एक छोटा सा चटकला यहाँ पे आपको सुना दूँ कि उबले हुए अंडे मार्केट में आ गए, लेकिन वो भगोड़ा अभी तक नहीं आया जो लंदन दवाई लेने गया था। तो ये बहरहाल बातें ऐसी हैंगी कि समझदार लोगों के लिए, और समझदार लोगों को अगर ये बातें समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत होता है। मुझे लोग कहते हैं कि शाह जी आप इतनी बातें करते हैं तो इस पे अमल कौन करता है? मैंने कहा अगर एक शख्स भी कर ले तो ये मेरी फतह होगी, ये मेरी फतह होगी। तो मेरे कुछ लोग जो हैं, जो मेरे यार दोस्त तो नहीं है लेकिन वो मुझे सुनते हैं, उसमें एक शबीर साहब हैं, एक एसके ज़फ़र साहब हैं, तो वो मुझे बड़े गंदे गंदे कमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन मुझे ये वो होएगा कि वो सुनते ज़रूर हैं मुझे, इसलिए कि कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली सुनने के बाद ही करते होंगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए यही बात करूँगा कि अक्लमंदों के लिए बात की जाती है, और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप किसी को अगर समझा रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, वो आपकी बात को गलत साबित कर रहा है, झूठा साबित कर रहा है, या वो आपकी बात समझ ही नहीं, तो उसको सलाम करें और साइड पर हो जाए। तो मैं इन दोनों हजरात को सलाम करता हूँ, तहे दिल से सलाम करता हूँ। लेकिन यह है कि अगर ये मेरी वीडियो को सुनते हैं तो सुनते रहें, कभी ना कभी तो इन पे अमल होगा और इनको हकीकत खुद पता लग जाएगी। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े महकमे थे जिनका अब नामो निशान नहीं है। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, मैंने बड़ा तफसील से इसका अपनी एक वीडियो में जिक्र किया। पंजाब में भी थी, सिंध में भी थी, सूबे सरहद में भी थी, जो अब KPK कहलाता है। इसी तरीके से स्टील मिल को देख लें हाल, चलें उन GTSों को तो आप भूल जाएं, लेकिन कम से कम स्टील मिल के हाल को आप देख के वो करें कि इस मुल्क के ऊपर जो लोग हुक्मरानी करते रहें, जो स्टील के सौदागर हैं बहुत बड़े, जिनके अपनी फाउंड्रियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल बंद है तो क्यों बंद है? फिर पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसकी अपनी एयरलाइन है, उसकी एयरलाइन दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती है, लेकिन PIA जो है वो खसारे में चला जाता है। तो ये सिर्फ बातें सोचा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले मेरे कुछ जुमले, जो मेरे रिवायती जुमले, एक इन अखबानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। एक ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सनटी, ये नहीं होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, ये कौम पे बोझ। एक वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा है उसको वापस आना चाहिए, और सबसे आखिर में अदलिया, हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को अब आंखें खोलनी चाहिए। अब इनको आंखें खोल लेनी चाहिए, नहीं तो ये मैं आपको बता दूं कि इनकलाब जो है वो दस्तक दे रहा है, और जिस टाइम इनकलाब आ गया तो ऐसा ना हो कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर नजीबुल्लाह को तालिबान ने यूनाइटेड नेशन के दफ्तर से निकाल के फांसी लगाया था, तो ऐसा कोई पाकिस्तान के अंदर खूनी इनकलाब ना है। इसलिए मोअज़्ज़िज़ अदलिया को चाहिए कि अपनी आंखें खोलें, अपने जजों की करप्शन देखें,
پاکستان اسلامی ملک کے مسلمان ججز ہیں لیکن انصاف کے لحاظ سے 158ویں نمبر پہ آتے ہیں. سویڈن جو عیسائی ملک ہے، غیر مسلم ہے، ان کے ججز انصاف پرووائڈ کرنے کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.